टारगेट सल्यूट गाइस, आज हम क्लास 6 सिविक्स चैप्टर 9 करने जा रहे हैं, अर्बन लाइवलीहुड्स। विथ योर लव एंड ऑन पॉपुलर डिमांड आज हम क्लास 6 सिविक्स का लास्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, ये क्लास 6 सिविक्स का लास्ट चैप्टर है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था रूरल लाइवलीहुड्स के बारे में, जिसमें हमने कवर किया था कि रूरल एरियाज में इंडिया में कौन कौन सी लाइवलीहुड्स चलती हैं, लोग कौन से प्रोफेशंस फॉलो करते हैं। तो इस चैप्टर में हम वही चीज करने वाले हैं, लेकिन अर्बन सराउंडिंग्स के लिए, मतलब सिटीज में कौन से प्रोफेशंस फॉलो होते हैं जनरली, उसके बारे में पढ़ेंगे। इंडिया में अराउंड 5000 से भी ज्यादा टाउन्स हैं और 27 बिग सिटीज हैं। और ये जो बिग सिटीज हैं जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इन सारी बड़ी सिटीज में 1 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। तो इसलिए इस चैप्टर में हम देखेंगे कि सिटीज में लोग क्या काम करते हैं और वो अपने आप को किस तरह ऑर्गेनाइज करके कैसे एम्प्लॉयमेंट पाते हैं और उनको अपने एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती है। ठीक है, तो एज यूजुअल एकदम सिंपल फॉर्मेट में फटाफट इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर का फॉर्मेट एकदम पिछले चैप्टर से मैच करता हुआ है। जैसे उसमें बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज थी, ये चैप्टर भी एक स्टोरी के थ्रू कवर किया गया है, तो हम भी इसको वैसे ही पढ़ लेते हैं। इस स्टोरी के सारे की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जिससे आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि सिटीज में लोग क्या काम करते हैं। एक चाइल्ड है जो अपनी कजन को विजिट करता है एक बिग सिटी में। जैसे कि छुट्टियों में हम सब घूमने जाते हैं, आप भी जाते होंगे अपने कजन के घर। सो अ चाइल्ड विजिट्स हर कजन इन अ बिग सिटी। वो अपनी कजन के साथ सिटी के अराउंड ट्रैवल करती है, घूमती है और नोटिस करती है कि लोग जो है वो अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं। तो जितने भी मीन्स ऑफ लाइवलीहुड इस चैप्टर में डिस्कस किए गए हैं, वो इसी बच्चे की नजरों के थ्रू दिखाए गए हैं कि वो ऑब्जर्व कर रही है कि लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। सबसे पहली चीज जो उस बच्चे ने नोटिस करी वो थी वेंडर्स एंड वर्कर्स जो स्ट्रीट पे काम कर रहे हैं। स्ट्रीट वर्कर्स के लिए हमें और ज्यादा कॉन्टेक्स्ट मिल जाए, इसलिए चैप्टर में एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है, द स्टोरी ऑफ बच्चू मांझी, जो एक रिक्शा पुलर है, जो रिक्शा चलाते हैं। उनके बारे में बताया गया है कि वो पहले बिहार में रहते थे और वहां पे एक मेजन का काम करते थे। मेजन कौन होता है? ऐसे वर्कर्स जो मकान बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हैं, उनको हम कहते हैं मेजन्स। उनके घर में उनकी वाइफ है और 3 बच्चे हैं जो उनके विलेज में रहते हैं, और उनके पास घर पे कोई भी लैंड नहीं है जो उनका खुद का हो। वो विलेज से यहाँ पे सिटी में क्यों आए? इसलिए क्योंकि विलेज में उनको मेजनरी में ज्यादा काम मिलता नहीं था रेगुलरली। तो जितना भी काम मिलता था उसकी इनकम पे वो अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाते थे, इसलिए और ज्यादा काम ढूंढने के लिए वो सिटी में आ गए। सिटी में आने के बाद उन्होंने एक पुराना रिक्शा खरीदा, जिसके पैसे उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स में दिए, और ये बात है कई साल पुरानी। इसका मतलब वो सिटी में बहुत साल पहले आए थे। वो हर सुबह बस स्टॉप पे आते हैं और कस्टमर्स को जहां जाना होता है उनको वहां ले जाते हैं और शाम के 8:30 तक ये काम करते हैं। आसपास के एरियाज में ये कस्टमर्स को लेके जाते हैं, जैसे कि 6 किलोमीटर्स तक मैक्सिमम ये लोगों को लेके जाते हैं, और हर कस्टमर पर ट्रिप इनको 10 से 30 रुपीज दे देता है, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस। जब ये बीमार होते हैं तो ऑब्वियसली उस दिन काम नहीं कर पाते हैं, तो उस दिन की कोई कमाई नहीं हो पाती है। ये रहते कहाँ पे हैं? अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ इन्होंने कमरा रेंट पे लिया है और ये सब साथ में शेयरिंग में रहते हैं। इनके जो फ्रेंड्स हैं वो पास की एक फैक्ट्री में काम करते हैं। तो ये जो बच्चू मांझी हैं, इनकी पर डे की कमाई ऑलमोस्ट 200 से 300 रुपीज है, जिसमें से 100 to 150 ये खर्च करते हैं अपने पर डे के रेंट पे और फूड पे, और बाकी पैसे बचा के ये वापस अपनी फैमिली को भेजते हैं अपने विलेज में। अपनी फैमिली से मिलने भी जाते हैं साल में करीब 2-3 बार। और सिर्फ यही काम नहीं करते हैं, इनकी वाइफ भी काम करती हैं एज एन एग्रीकल्चरल वर्कर। विलेज में जब भी एग्रीकल्चरल वर्कर का कोई भी काम होता है तो वहां पे इनकी वाइफ भी जाके पैसे कमाती है। तो इससे हमें एक कॉन्टेक्स्ट मिल गया कि जो वर्कर्स ऑन द स्ट्रीट हैं, सबकी अपनी एक कहानी होती है, सब अपनी लाइवलीहुड अर्न कर रहे हैं, अपना प्रोफेशन फॉलो कर रहे हैं। तो बच्चू मांझी की तरह ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं सिटी में जो स्ट्रीट्स पे काम करते हैं। उनका कोई ऐसा काम होता है जो एक्चुअली स्ट्रीट पे होता है, रोड पे होता है। इनफैक्ट अहमदाबाद जो सिटी है गुजरात में, वहां का सर्वे किया गया था तो ये मालूम पड़ा कि अराउंड 12% जितने भी लोग काम करते हैं उस सिटी में, उसमें से 12% लोग स्ट्रीट्स पे काम करते हैं। उनका जो भी लाइवलीहुड का जरिया है वो एक्चुअली रोड पे है। या तो वो चीजें सेल करते हैं, या उनको रिपेयर करते हैं, या कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि ये रिक्शा पुलर थे, दैट इज ऑल्सो अ सर्विस, राइट? तो जो भी वर्कर्स स्ट्रीट पे काम करते हैं उनके पास एक कॉमन कुछ फीचर्स होते हैं या उनकी कुछ कॉमन प्रैक्टिसेस होती हैं। जैसे कि वो खुद का काम करते हैं, दे वर्क ऑन देयर ओन, किसी और ने उनको एम्प्लॉय नहीं किया होता है, इसीलिए वो अपना काम जो है वो खुद ऑर्गेनाइज करते हैं। उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी खुद की होती है। उनको प्लान करना होता है कि वो कितना परचेज करेंगे और अपनी शॉप जो है वो कहाँ पे लगाएंगे और कैसे लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, कोई वेंडर है जो रोड पे चाय समोसे बेच रहे हैं, तो उनको ये डिसाइड करना है कि उनको कितने समोसे बनाने हैं और उनको अपनी शॉप कहाँ पे लगानी है, कौन से एरिया में लगानी है और कैसे सेल करना है। कि जो भी शॉप्स होती हैं वो जनरली एक टेम्पररी स्ट्रक्चर होती है, मतलब ये परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं करवाते हैं। न्यूज़पेपर्स पे, बोर्ड्स पे, कार्डबोर्ड बॉक्सेस पे काफी बारी अपना सामान कैरी करते हैं, या फिर 2 पोल्स पे शीट लगा के या चादर लगा के वहां पे सेल करने लग जाते हैं।
अपने खुद के कार्ट्स यूज करते हैं, ठेले यूज करते हैं, या फिर सिंपली एक चटाई बिछा के या प्लास्टिक की शीट बिछा के पेवमेंट पे सेल करते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट सेटअप्स होते हैं, लेकिन इन सब में कॉमन बात क्या होती है, ये सब टेम्पररी स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ भी परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं होता। इन वर्कर्स को कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी फेस करने पड़ते हैं। ऑब्वियसली जो शॉप्स होती हैं वो इलीगल होती हैं, तो पुलिस जो है वो कभी भी इनकी शॉप्स हटवा सकती हैं, डिसमेंटल करवा सकती हैं। इनके पास इस सेंस में कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती है। सिटी के कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जहाँ पे हॉकर्स और स्ट्रीट वेंडर्स अलाउड नहीं होते हैं, जैसे कि गेटेड सोसाइटीज। काफी बार ऐसा होता है कि जो गेटेड सोसाइटी होती है उसके अंदर स्ट्रीट वेंडर्स अलाउड नहीं होते हैं। और एक और चीज ये होती है कि काफी बार ये वेंडर्स जो सेल कर रहे होते हैं वो ये खुद की अपने घर में बनाते हैं, मतलब अपने घरों में उनकी फैमिलीज जो है वो चीजें प्रिपेयर करती हैं, क्लीन करती हैं, सॉर्ट करती हैं, पैक करती हैं, जो भी, और उसके बाद ये लोग उसको सेल करने के लिए निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्ट्रीट में जो भी लोग स्नैक्स बेच रहे होते हैं या फूड आइटम बेच रहे होते हैं, तो काफी लोग उसको वहीं पे बनाने के बजाय पहले से घर से बना के लाते हैं, फिर उसको आके स्ट्रीट पे सेल करते हैं। हमने ये देख लिया कि इनकी कॉमन प्रैक्टिसेस क्या हैं और इनकी रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं। अब हम देखते हैं कि इनकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स होती है। इंडिया के जो अर्बन एरियाज हैं, जो सिटीज हैं, वहां पे अभी ऑलमोस्ट 1 करोड़ से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स हैं, और काफी बार ये माना जाता है कि स्ट्रीट वेंडिंग पोजेस अ प्रॉब्लम टू ट्रैफिक एंड टू पीपल हु आर वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट्स। जैसे अगर पेवमेंट क्यों बनाए गए, पेवमेंट इसलिए बनाए गए कि लोग उस पर चल सके, उनको रोड पे ना चलना पड़े, लेकिन पेवमेंट्स पे अगर दुकानें लगी होंगी तो लोग उस पर चल नहीं पाएंगे। या फिर काफी बार जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनकी वजह से ट्रैफिक जैम्स हो जाते हैं, ट्रैफिक स्लो हो जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं जो सोशल लाइफ में स्ट्रीट वेंडर्स की वजह से बाकी लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? भाई उनको भी अपनी लाइवलीहुड कैरी ऑन करनी है, उनको भी पैसे कमाने हैं, और ये सोशल प्रॉब्लम्स भी अवॉइड करनी है। तो इसलिए अब क्या किया गया है, काफी ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर इसमें काम किया है, और अब इसको एक जनरल बेनिफिट रिकॉग्नाइज किया गया है। ये माना गया है कि हाँ ठीक है, इन लोगों को भी अपनी लाइवलीहुड अर्न करने का हक है, उनको पैसे कमाने का हक है। तो इसलिए अब टाउन्स और सिटीज में हॉकिंग जोन्स बनाए जा रहे हैं, ऐसे एरियाज डिमार्केट कर दिए जा रहे हैं जहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स अपनी दुकानें लगा सकते। इनके लिए अब नए रूल्स भी बन रहे हैं, जिससे इनके पास अब नई जगह हो काम करने की, जहाँ पे ये अपनी स्टॉल्स पुटअप कर सकें, और इस तरह से अपने स्टॉल्स पुटअप कर सकें कि बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो और ट्रैफिक में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ये भी एक सोल्यूशन ऑफर हुआ है कि जो मोबाइल वेंडर्स हैं, मोबाइल वेंडर्स मतलब वो नहीं जो मोबाइल बेच रहे हैं, ऑब्वियसली मोबाइल वेंडर्स का मतलब जो एक जगह पे रुक के अपना सामान नहीं बेचते हैं, जो जगह जगह जाके चल के अपना सामान बेच रहे हैं, उनको कहते हैं मोबाइल वेंडर्स, जो एक ही जगह पे रुके नहीं रहते हैं। तो ऐसे वेंडर्स को भी अलाउ किया जाना चाहिए कि वो फ्रीली मूव करके एक जगह से दूसरी जगह जाके अपना सामान सेल कर सकें। ये था पहला ऑब्जर्वेशन उस बच्चे का जिसने ये नोटिस किया कि बहुत सारे लोग स्ट्रीट्स पे काम कर रहे हैं। स्टोरी आगे बढ़ती है और जो चाइल्ड और उसका कजिन है कुछ देर पैदल चलने के बाद एक रिक्शा कर लेते हैं मार्केट जाने के लिए, जो 2 किलोमीटर अवे है। वो मार्केट क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मार्केट में उनकी जो कजिन है उनकी एक डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट है। ये एक नया प्रोफेशन मालूम पड़ा हमें, भाई डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, तो दिस इज ऑल्सो अ प्रोफेशन, राइट? तो ये लोग डेंटिस्ट के क्लिनिक में गए और वहां पे डेंटिस्ट ने उनको चेक किया, एग्जामिन किया और कहा कि उनको एक टूथ कैविटी हो गई है और उसको भरने के लिए, ठीक करने के लिए उनको अगले दिन आना पड़ेगा। इसके बाद डेंटिस्ट के क्लिनिक के बगल में ही एक रेडीमेड क्लोथ्स की दुकान थी। तो ये जो चाइल्ड है, ये बच्चा जो स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है, ये और इनकी कजिन दोनों उस शॉप में चले गए कुछ शॉपिंग करने के लिए। इस शोरूम में 3 फ्लोर्स थे, मतलब ये बहुत बड़ी दुकान थी और हर फ्लोर में अलग टाइप के कपड़े थे। तो इससे हम आते हैं नेक्स्ट प्रोफेशन पे, जो है बिजनेस पर्सन्स, ऐसे लोग जो बिजनेस करते हैं। अब हम स्टोरी समझते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी भी तो अपनी एक लाइफ है ना। तो अब जरा सा ग्लिम्स लेते हैं उनकी लाइफ का। शोरूम के जो ओनर्स हैं उनका नाम है हरप्रीत और वंदना। वंदना और हरप्रीत के जो फादर और अंकल थे, ये लोग एक छोटी सी शॉप में काम करते थे। कभी भी जब फेस्टिवल का टाइम होता था या संडेज को, इन बच्चों की जो मम्मी थी, हरप्रीत और वंदना की मदर और हरप्रीत, ये सब मिलके आके शॉप में हेल्प करते थे अपने फादर और अंकल की। फिर जब हरप्रीत ने कॉलेज कंप्लीट कर लिया तो वो फुल टाइम अपने फादर के साथ शॉप में हेल्प करने लग गए, काम करने लग गए। बाद में कुछ सालों बाद उन्होंने ये शोरूम ओपन किया। वंदना जो थी वो बाय प्रोफेशन एक ड्रेस डिजाइनर थी। तो अब लोग क्या करते हैं, अब लोग प्रेफर करते हैं कि वो रेडीमेड कपड़े लें दैन सिले हुए कपड़े। पहले क्या होता था, पहले सिले हुए कपड़े ज्यादा यूज होते थे, आजकल लोग प्रेफर करते हैं रेडीमेड कपड़े। तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने रेडीमेड गारमेंट्स का एक शोरूम खोल लिया। ये जो मार्केट है जिसमें ये शॉप है, ये वेडनेसडेज को बंद रहती है। तो इससे हमें क्या आइडिया लग रहा है कि हर बिजनेस का, हर प्रोफेशन का कौन सी दिन छुट्टी हो रही है ये डिफर कर सकता है। अलग अलग मार्केट्स अलग अलग दिन बंद होते हैं, तो अलग अलग प्रोफेशंस में हो सकता है लोगों को अलग अलग दिन छुट्टी मिले। तो अब एज अ बिजनेस पर्सन इनको क्या क्या करना पड़ता है? अपने शोरूम के लिए उनको बहुत सारी चीजें खरीदनी पड़ती हैं, जो इन लोगों ने डिफरेंट जगहों से खरीदी थी। मैक्सिमम मटेरियल इन लोगों ने खरीदा मुंबई से, अहमदाबाद से, लुधियाना से और तिरपुर से। कुछ मटेरियल नोएडा और गुड़गांव से भी आया था।
और कुछ ड्रेस आइटम्स ये लेके आए थे फॉरेन कंट्रीज से। तो आप देखो कितना वेरिड है जो सोर्स है, कि डिफरेंट जगहों से, कितनी वेरिड जगहों से ये सामान लेके आ रहे हैं अपनी शॉप में सेल करने के लिए। सामान लाने के अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं जो शॉप को प्रॉपर्ली रन करने के लिए काम आते हैं। जैसे कि इनको एडवर्टाइज करना पड़ता है। लोगों को मालूम कैसे पड़ेगा कि आपकी शॉप है जहाँ पे ये सामान मिलता है, तो एडवर्टाइजमेंट जरूरी है। तो ये लोग न्यूज़पेपर्स में, सिनेमा थिएटर्स में, टेलीविजन पे, रेडियो चैनल्स पे, इन सब जगहों पे एडवर्टाइज करते थे, एड्स देते थे, जिससे लोगों को आइडिया लगे, मार्केटिंग हो कि हमारी शॉप है, वहां पे आइए और ड्रेसेस खरीदिए। इन लोगों ने कपड़ों के लिए बहुत अट्रैक्टिव डिस्प्लेज भी यूज किए। आपने देखा ना, मैनिक्विन्स लगे होते हैं जो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के खड़े रहते हैं। तो अगर बाहर से किसी को वो कपड़े अच्छे लगते हैं, अच्छे से डिस्प्ले किए गए होते हैं, तो कस्टमर के अंदर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। तो इसलिए डिस्प्ले भी बहुत मायने रखता है कि कपड़ों को किस तरह से लगाया गया है। अब इसके अलावा बिजनेस अभी प्रेजेंट कैसे चल रहा है ये तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन अब इसकी प्रोग्रेस की बात करते हैं। आगे फ्यूचर में क्या प्लान है। फिलहाल जो इनकी शोरूम की बिल्डिंग है वो रेंटेड है, उसका ये हर महीने किराया देते हैं, लेकिन ये प्लान कर रहे हैं कि जल्दी इस जगह को खरीद लेंगे, जिससे पूरा शोरूम इनका खुद का हो जाए। ये जिस मार्केट में ये शोरूम बिल्ट है, काफी सालों में क्या हुआ, ये मार्केट मेन मार्केट बन गया। आसपास के जो सराउंडिंग एरियाज हैं, जो अपार्टमेंट्स हैं, वहां पे जो भी लोग रह रहे हैं, वो लोग बेसिकली यहीं से आके शॉपिंग करते थे। और इसी की वजह से इनका जो बिजनेस है कि काफी बढ़ गया था, काफी पैसे आने लग गए थे, जिसकी वजह से ये लोग कार खरीद पाए। पास में इन्होंने एक फ्लैट भी बुक कर लिया एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में, और अब ये प्लान कर रहे हैं कि ये शोरूम की जो बिल्डिंग है इसको भी खरीद लेंगे, जिससे रेंट ना देना पड़े। तो इनकी इसमें काफी प्रोग्रेस हुई। वाई? बिकॉज दिस मार्केट इवेंचुअली बिकेम द मेन मार्केट। तो शॉप में ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये किस लोकेशन पे है। अगर वहां पे काफी लोग आ रहे हैं, आपको अच्छा खासा बिजनेस मिल रहा है, तो ऑब्वियसली ग्रोथ होगी। तो इससे हमें आइडिया लगा कि बिजनेस पर्सन्स जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं और उनको किन किन एस्पेक्ट्स पे ध्यान देना पड़ता है। तो हरप्रीत और वंदना की तरह ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी शॉप्स ओन करते हैं और अपना बिजनेस चलाते हैं। एक सिंपल से चार्ट के थ्रू हम समझ लेते हैं कि इनको क्या करना पड़ता है और कैसे करना पड़ता है अपना बिजनेस रन करने के लिए। ये जो शॉप्स हो सकती हैं, ये हो सकता है छोटी शॉप हो या बड़ी शॉप हो, और सारी शॉप्स अलग अलग टाइप की चीजें सेल करती हैं। दे सेल डिफरेंट थिंग्स। मैक्सिमम बिजनेस पर्सन्स जो होते हैं वो अपनी शॉप खुद मैनेज करते हैं और कोई और उनको एम्प्लॉय नहीं किया हुआ होता। ये उनका खुद का बिजनेस होता है, ठीक है। लेकिन जो बिजनेस ओनर है वो भले ही किसी और के लिए काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो खुद बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। जो दुकान के वर्कर्स होते हैं, शॉप के वर्कर्स होते हैं, उनको एम्प्लॉय करते हैं, उनको नौकरी पे रखते हैं और उनको हर महीने तनख्वाह देते हैं, सैलरी देते हैं। अब जैसे स्ट्रीट वर्कर्स के टाइम पे हमको मालूम पड़ा था कि वो जो है वो लीगल वर्क नहीं है। मतलब स्ट्रीट वर्कर्स को काफी बार ऐसा होता है कि लाइसेंस नहीं मिलता है काम करने के लिए, और इसीलिए पुलिस उनकी जो दुकान होती है, जो टेम्पररी शॉप वो सेटअप करते हैं, उसको हटा सकती है। लेकिन ये जो परमानेंट शॉप्स हैं, इनके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके पास बिजनेस करने का लाइसेंस होता है जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इनको दिया होता है, इसीलिए ये परमानेंट शॉप्स होती है। और कौन से दिन मार्केट बंद रहेगा, कौन से दिन उस मार्केट में छुट्टी होगी, ये भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही डिसाइड करती है। सारे मार्केट्स में बहुत सारी चीजें होती हैं, काफी स्मॉल ऑफिसेज और शॉप्स भी होती हैं, जैसे कि बैंक्स, कुरियर सर्विसेज, मतलब एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो हमें रिक्वायर्ड है, कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट जो हमें चाहिए, उसके चांसेस ये हैं कि आपको अपने आसपास के मार्केट्स में वो सब मिल जाएंगे। और इन शॉप्स को कौन रन कर रहा होता है? बिजनेस पर्सन्स जो अपना बिजनेस खुद मैनेज कर रहे होते हैं। तो अभी तक हमने काफी सारे प्रोफेशंस के बारे में समझ लिया, मेनली स्ट्रीट वर्कर्स के बारे में, थोड़ा बहुत जो प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे कि डेंटिस्ट, डॉक्टर्स, इनके बारे में, और काफी सारा बिजनेस पर्सन्स के बारे में। और अब गारमेंट शॉप से निकलने के बाद जो बच्ची है उसने अपने कजिन को बताया कि मुझे अपनी एक ड्रेस में जरी वर्क कराना है। जरी एक तरह की एम्ब्रॉयडरी होती है, और उसने कहा कि मुझे अपनी एक ड्रेस पे जरी वर्क करवाना है। तो उसकी जो कजिन है उसने कहा कि हाँ, वो एक लेडी को जानती है जिनका नाम है निर्मला। निर्मला जो है वो एक गारमेंट फैक्ट्री में ही काम करती है, मतलब एक कपड़े की फैक्ट्री में ही काम करती है। और निर्मला की जो नेबर है, मतलब उनकी जो पड़ोसी हैं, वो जरी वर्क और एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छा कर लेती हैं। तो उन लोगों ने कहा कि एक बस लेते हैं, एक बस पकड़ते हैं और चलते हैं सीधे फैक्ट्री एरिया में, ठीक है। वहां पे जाके निर्मला से मिलते हैं, उनको ड्रेस देंगे जिससे वो अपनी नेबर को वो ड्रेस दे दें और उनसे जरी वर्क करवा लें। ये लोग बस पे तो चढ़ गए, लेकिन बस में थी बहुत ज्यादा भीड़, बहुत क्राउडेड थी बस, और हर स्टॉप पे लोग और ज्यादा चढ़ते ही जा रहे थे बस पे। तो इससे हमें आइडिया लगता है कि अर्बन एरियाज में बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं जो सबको यूज करने हैं। जब बस फाइनली फैक्ट्री एरिया पहुंची, तब वहां पे हर स्टॉप पे लोगों ने उतरना स्टार्ट किया। अब फैक्ट्री एरिया के अंदर में हम जानते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर चौक। क्या हुआ, उस बच्चे ने नोटिस किया कि एक एरिया था जहाँ पे बहुत सारे लोग थे। ये लोग जो थे ये जनरली खाली बैठे थे, रेलिंग्स पे, क्रॉसिंग्स पे, ऐसे साथ में ग्रुप्स में बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, कोई काम नहीं कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था जैसे किसी का वेट कर रहे हैं।
तो इस चाइल्ड ने अपने कजन से पूछा कि ये क्या कर रहे हैं, ये लोग कौन है, ये यहाँ क्यों बैठे हुए हैं। तो उसकी कजन ने एक्सप्लेन किया कि ये जो जगह है इसको कहते हैं लेबर चौक। ये जो भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं ये डेली वेज वर्कर्स हैं जो हेल्पर्स की तरह काम करते हैं मेजन्स को। तो मेजन्स के जो हेल्पर्स होते हैं, जो डेली वेज लेबरर्स होते हैं, जो छोटे मोटे काम कर लेते हैं, जो हेल्प करा देते हैं, वो लोग यहाँ लेबर चौक में बैठते हैं। इनका काम यूजुअली मैनुअल वर्क इंक्लूड करता है। जितना भी मेहनत से हाथ से करने वाला काम होता है ये लोग वो सब करते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पे खुदाई करना, डिगिंग करना, लोड्स को लिफ्ट करना, हेवी मटेरियल कहीं से उतारना चढ़ाना, पाइपलाइंस खोदना, टेलीफोन केबल्स लगाना, रोड्स बिल्ड करना, खुदाई करना, इस टाइप के जितने भी मैनुअल लेबर वाले काम होते हैं ये लोग वो करते हैं। और किसी भी सिटी में इस तरह के थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स होते हैं। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो यही काम करते हैं। तो ये हमें एक और प्रोफेशन के बारे में मालूम पड़ गया। तो अब ये लोग ट्रैवल करते करते पहुंचे फैक्ट्री एरिया में। ठीक है, स्टोरी आगे बढ़ गई। फैक्ट्री एरिया में बहुत सारी छोटी वर्कशॉप्स थी। किसी एक सेक्शन में एक छोटे से कमरे में लोग सिर्फ सिलाई कर रहे हैं, स्यूइंग मशीन पे काम कर रहे हैं। एक इंसान स्यूइंग मशीन मतलब सिलाई की मशीन ऑपरेट कर रहा था और वो लोग कपड़े सिल रहे थे। वर्कर्स जो थे वहां पे डे और नाइट शिफ्ट में काम करते थे। मतलब कुछ लोग आते थे जो मॉर्निंग शिफ्ट में आते थे, फिर जब वो घर चले जाते थे तो नाइट शिफ्ट में दूसरे लोग आते थे। एवरी शिफ्ट वॉज ऑफ 12 आवर्स, मतलब 12 घंटे की हर शिफ्ट होती थी। तो हर वर्कर एक मशीन पे काम करता था फॉर 12 आवर्स और फिर सेम ही मशीन पे एक दूसरा वर्कर आके काम करता था अपनी शिफ्ट में फॉर द नेक्स्ट 12 आवर्स। निर्मला जो थी वो भी इनको यही स्टिचिंग यूनिट में ही मिली और उन्होंने प्रॉमिस किया कि हाँ ठीक है, हम ये जरी वर्क करवा देंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम निर्मला के थ्रू फैक्ट्री वर्कर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। निर्मला जो है वो एक एक्सपोर्ट गारमेंट यूनिट पे काम करती है, टेलर की तरह। मतलब एक ऐसी कंपनी में जो कपड़े गारमेंट्स एक्सपोर्ट करती है, दूसरी कंट्रीज में भेजती है। ऐसी कंपनी में निर्मला वर्क्स एज अ टेलर। ये जिस फैक्ट्री में काम करती थी वो फैक्ट्री समर क्लोथ्स बनाती है उन लोगों के लिए जो यूके, यूएस, जर्मनी, नीदरलैंड्स इन सब कंट्रीज में रहते हैं। मतलब यहाँ कपड़े बनने के बाद वहां पे एक्सपोर्ट किए जाते हैं। निर्मला और इनके साथ जो लोग काम करते हैं इनको काफी लंबी लंबी देर काम करना पड़ता है, स्पेशली विंटर मंथ्स, मतलब दिसंबर टू अप्रैल, क्योंकि इनको समर क्लोथ्स बना के वहां भेजने हैं ना। तो विंटर्स में बनाएंगे तभी तो समर्स में एक्सपोर्ट कर पाएंगे उसको। तो यूजुअली इनका जो वर्किंग डे होता था वो सुबह 9 बजे शुरू होता था और रात में 10 बजे खत्म होता था। और ये चीज ये लोग 6 डेज अ वीक काम करते थे, मतलब मंडे टू सैटरडे। अगर कभी कुछ अर्जेंट कंसाइनमेंट आ गया, कुछ अर्जेंट काम आ गया तो इनको संडेज को भी आना पड़ता था काम करने के लिए। निर्मला की पेमेंट क्या थी? She was paid ₹280 per day for an 8-hour work day। मतलब अगर 8 घंटे काम किया तो उसका पर डे इनको ₹280 मिलता था। और अगर ज्यादा देर तक काम किया तो ₹100 एक्स्ट्रा मिलता था। और क्योंकि हमने बात करी कि ये जो फैक्ट्री है ये क्या बनाती थी, समर क्लोथ बनाती थी, राइट? तो विंटर्स में सारे कपड़े बना के फिर भेज दिए, तो जून तक इनका सारा काम खत्म हो जाता था। अब काम खत्म हो गया है तो फैक्ट्री इतने सारे वर्कर्स का क्या करेगी? तो फैक्ट्री जो है ये अपने स्टाफ को कम कर देती। सो एवरी ईयर अराउंड 3-4 मंथ्स के लिए निर्मला के पास कोई काम नहीं होता था। तो जून तक निर्मला काम करती थी, उसके बाद कुछ महीनों तक इनके पास काम नहीं होता था और फिर से विंटर्स में काम करती थी। इसको कहते हैं कैजुअल बेसिस एम्प्लॉयमेंट। निर्मला की तरह ऐसे बहुत सारे वर्कर्स होते हैं जो कैजुअल बेसिस पे एम्प्लॉयड होते हैं। इनको तब एम्प्लॉय किया जाता है जब एम्प्लॉयर के पास बड़े ऑर्डर्स आते हैं या जब उनको ज्यादा स्टाफ की जरूरत पड़ती है। तो इनको कहते हैं कैजुअल बेसिस एम्प्लॉयड वर्कर्स। तो जितने भी कैजुअल एम्प्लॉयड वर्कर्स होते हैं वो किसी सीजन में कुछ काम करते हैं, फिर किसी और सीजन में दूसरा काम ढूंढते हैं, कुछ और काम करते हैं। तो इनकी जो भी जॉब्स होती हैं वो परमानेंट जॉब्स नहीं होती। और अब ऑब्वियसली जॉब परमानेंट नहीं है तो जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है। जब काम खत्म हो जाता है तो इनको हटा दिया जाता है और फिर जब काम बढ़ जाता है तो इनको री एम्प्लॉय कर लिया जाता है। तो ये हो गया फैक्ट्री वर्कर्स के बारे में। अब हम आते हैं कॉल सेंटर्स पे। वर्किंग इन कॉल सेंटर्स इज अ न्यू फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो बड़े शहरों में हो रहा है। ये पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। ये एक नए तरह का एम्प्लॉयमेंट है जो कुछ सालों पहले इंडिया में हुआ था। कॉल सेंटर्स क्या होते हैं? ये सेंट्रलाइज्ड ऑफिसेज होते हैं जहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं वो लोगों की प्रॉब्लम्स और क्वेश्चन से डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी कंपनी से कुछ खरीदा, ठीक है, तो उसमें कस्टमर केयर नंबर लिखा होता है ना। तो जब आप कस्टमर केयर नंबर में फोन करते हो तो एक्चुअली कोई कॉल सेंटर का जो एम्प्लॉई है वो उठाता है और आप उससे जो भी क्वेश्चन पूछते हो उसका आंसर, उसका सोल्यूशन वो देता है। कॉल सेंटर्स जनरली बड़े बड़े रूम्स में सेटअप किए जाते हैं जहाँ पे इंडिविजुअल वर्क स्टेशन होते हैं, कंप्यूटर होता है, टेलीफोन्स होते हैं और सुपरवाइजर्स होते हैं जो लोगों का काम मॉनिटर करते हैं। और ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं जो कस्टमर्स के क्वेश्चंस आंसर करते हैं। इंडिया जो है ये एक बहुत ही बड़ा सेंटर बन गया है, नॉट ओनली फॉर इंडियन कंपनीज बट ऑल्सो फॉर फॉरेन कंपनीज। जो बड़ी बड़ी बाहर की कंपनीज हैं, फॉरेन की कंपनीज हैं, वो इंडिया में अपने कॉल सेंटर सेटअप करती हैं क्योंकि यहाँ पे लोग इंग्लिश में बात कर लेते हैं। यहाँ पे उनको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो इंग्लिश बहुत अच्छी बोल लेते हैं और एज कम्पेयर टू फॉरेन कंट्रीज यहाँ पे उनको कम पैसे देने पड़ते हैं
एम्प्लॉयज को। यहाँ पे लोअर वेजेस में काम हो जाता है, इसलिए काफी फॉरेन कंपनीज जो हैं वो इंडिया में अपने कॉल सेंटर सेटअप करती हैं। तो अब हो गई कॉल सेंटर्स की बात। फाइनली हम आते हैं ऑफिसेस पे। स्टोरी आगे बढ़ती है और जो बच्ची है उसकी जो आंटी है जिनके घर पे वो आई है, उनका नाम है सुधा और वो एक कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर की तरह काम करती है। अब जब हम यहाँ पे प्रोफेशंस की बात कर ही रहे हैं तो इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं और आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप क्या बनना चाहते हो, आपने क्या सोचा है अपने करियर के बारे में, अपनी प्रोफेशन के बारे में। लेट्स गेट अ डिस्कशन स्टार्टेड, लेट्स गेट टू नो कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो। अगर किसी स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमें वो बताओ, या आपने कोई सपना सोचा हुआ है कि आप कुछ बनना चाहते हो, लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, कोई करियर फॉलो करना चाहते हो, तो हमें वो बताओ। सो वी लव टू इंटरेक्ट विथ यू ऑन दैट। ठीक है, तो वापस आते हैं सुधा मैम पे जो मार्केटिंग मैनेजर हैं। फाइनली बच्चों ने सारा काम फिनिश कर लिया और अब वो अपनी आंट से मिलने जा रहे हैं। तो उन लोगों ने एक ऑटो रिक्शा किया और अपनी आंट के ऑफिस में चले गए। तो जो ऑफिस है, तो जब वो ऑफिस एरिया में पहुंचने लग गए तो उन्होंने नोटिस किया कि जो ऑफिस है वो एक ऐसे एरिया में लोकेटेड है जहाँ पे बहुत सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं। इसका मतलब आसपास वहां पे और भी ऑफिसेस थे। आप देख रहे हो अलग अलग जो प्रोफेशंस हैं उनकी जो बिल्डिंग्स हैं उनकी लोकेशन भी अलग अलग, मतलब देयर आर सॉर्ट ऑफ एरियाज डिवाइडेड कि हाँ ये ऑफिस एरिया है, ये मार्केट है, यहाँ पे शॉप्स होती हैं, तो ऑफिस एरियाज में ऑफिसेज होते हैं। तो सिर्फ प्रोफेशंस ही अलग नहीं है, वो किस एरिया में सिचुएटेड है काफी बार वो भी डिफरेंट होता है। फैक्ट्रीज जो होती है वो फैक्ट्री एरिया में है। तो इस तरह से काफी डिफरेंसेस हैं इवन इन द एरियाज वेयर दैट प्रोफेशन इज सिचुएटेड। जब ऑफिस आवर्स खत्म हो जाते हैं तो बहुत सारे लोग, हंड्रेड्स ऑफ पीपल अपने ऑफिस से बाहर निकलते हैं और कार पार्किंग की तरफ जाते हैं, बसेस की तरफ जाते हैं वापस घर जाने के लिए। इनकी जो आंट थी वो मार्केटिंग मैनेजर थी, ये तो हमें मालूम है, इन अ कंपनी जो बिस्किट्स मैन्युफैक्चर करती। वो 50 सेल्स पर्सन को सुपरवाइज करती थी जो सिटी के अलग अलग हिस्सों में ट्रैवल करके जाके बिस्किट सेल करते थे। और जिस फैक्ट्री में ये बिस्किट्स मैन्युफैक्चर होते थे, बनते थे, वो एक्चुअली सिटी के बाहर थी। तो अब जानते हैं कि इनकी जो आंट थी वो ऑफिस में क्या काम करती थी। इससे हमें आइडिया लगेगा कि जो ऑफिस में काम करते हैं लोग वो क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। तो इस बच्चे की आंट और उनकी जो टीम थी 50 सेल्स पर्सन की, ये शॉपकीपर्स से ऑर्डर्स लेके आते थे बिस्किट्स के और उनसे पेमेंट कलेक्ट करते थे। तो इसका मतलब अगर आप शॉप में जा रहे हो और आपको वहां बिस्किट दिख रही हैं तो किसी मार्केटिंग मैनेजर ने अपने सेल्स पर्सन को भेजा होगा और उस शॉपकीपर से उसने ऑर्डर लिया होगा कि हाँ कितने बिस्किट के पैकेट चाहिए, क्या चाहिए। उस शॉपकीपर ने ऑर्डर प्लेस किया होगा और इन्होंने उतने बिस्किट डिलीवर किए होंगे। तो आप सोचो सारे प्रोफेशंस कितना मतलब इंटरकनेक्टेड भी हैं। आप जो फाइनली आपको सर्विसेज मिलती हैं आपको नहीं मालूम कि उसके पीछे कितने लोगों ने काम किया है। अब जो उनकी आंट सुधा है ये काम कैसे कर रही हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिटी को 6 रीजन्स में डिवाइड कर दिया और हर हफ्ते में एक बार ये हर रीजन के सेल्स पर्सन से मिलती थी, उनसे डिस्कस करती थी कि कौन से रीजन में सेल्स कैसी जा रही, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करती थी, उनको क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं ये डिस्कस करती थी, उसके सॉल्यूशंस निकालती थी। तो इनका काम बेसिकली ये था कि इनको पूरी सिटी में उस बिस्किट की जो सेल है वो प्लान करनी होती थी, किस तरह से सेल बढ़ाएं। इसकी वजह से उनको काफी बार देर तक काम करना पड़ता था और अलग अलग जगह पे ट्रैवल करना पड़ता था। मतलब इनका काम भी कोई आसान नहीं था, काफी मुश्किल काम था, काफी ज्यादा दिमाग लगाने वाला और काफी मेहनत वाला। क्योंकि ये एक परमानेंट वर्कर थी, एक परमानेंट एम्प्लॉय थी कंपनी की, तो इसलिए इनको एक रेगुलर सैलरी मिलती थी हर मंथ। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि कैजुअल बेसिस एम्प्लॉयज भी होते हैं, लेकिन ये अलग कैटेगरी है, ये परमानेंट वर्कर्स हैं जिनको रेगुलर सैलरी मिलती है हर मंथ। और परमानेंट वर्कर थी इसलिए कुछ और बेनिफिट्स भी मिलते थे, जैसे कि सेविंग्स फॉर ओल्ड एज, हॉलीडेज और मेडिकल फैसिलिटीज। इनकी सैलरी का एक हिस्सा जो है वो एक फंड में रखा जाता था विद द गवर्नमेंट। इस फंड में इंटरेस्ट मिलता है, जैसे बैंक में आप पैसे रखते हो तो इंटरेस्ट मिलता है ना, वैसे ही इस फंड में भी इंटरेस्ट मिलता है। और जब ये अपने जॉब से रिटायर होंगी तो उनको ये पैसे मिलेंगे और फिर इस पैसे को वो ऑब्वियसली यूज कर सकती हैं अपने बुढ़ापे में, जब ये काम नहीं कर रही होंगी, रिटायर हो चुकी होंगी, तो इस पैसे को वो यूज कर सकती हैं अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए। दूसरी चीज हॉलीडेज, संडेज को और नेशनल हॉलीडेज को इनको ऑफिस नहीं आना पड़ता, ऑब्वियसली उस दिन छुट्टी होती है। और इनको कुछ दिन मिलते हैं एनुअल लीव के, मतलब साल में कुछ दिन फिक्स्ड है कि आप इतने दिन छुट्टी ले सकते। थर्ड चीज है मेडिकल फैसिलिटीज। एक सर्टेन अमाउंट तक कंपनी जो है वो इनकी और इनकी फैमिली मेंबर्स की मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करेगी। तो सुधा और उनकी जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, मतलब उनके हस्बैंड और उनके बच्चे, उनके अगर कोई भी मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे, डॉक्टर के बिल्स एक्सेट्रा, तो एक सर्टेन अमाउंट तक उसके पैसे जो है वो कंपनी देगी। अगर ये बीमार पड़ती हैं तो ये एक मेडिकल लीव भी ले सकती हैं जिसके पैसे नहीं कटेंगे। तो ये बेनिफिट्स हैं एक परमानेंट वर्कर होने के। तो इन सब से हमें आइडिया लगा कि जो लोग ऑफिसेज में काम करते हैं या फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनका प्रोफेशन कैसा होता है, उनकी अपॉर्चुनिटीज कैसी होती है। ऐसे बहुत सारे वर्कर्स होते हैं सिटी में जो ऑफिसेज में या फैक्ट्रीज में या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं। ये रेगुलर वर्कर्स होते हैं जिनकी परमानेंट जॉब्स होती है, ये कैजुअल बेसिस एम्प्लॉयज नहीं होते।
तो अब यहाँ पे हम ये डिस्कस करते हैं कि फैक्ट्रीज में और ऑफिसेज में काम करने के जो कॉमन फीचर्स हैं वो क्या है। अगर आप एक परमानेंट वर्कर हो जो एक स्पेसिफिक फैक्ट्री या ऑफिस में काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप रोज वहीं पे जाओगे काम करने के लिए। दे अटेंड द सेम ऑफिस और द सेम फैक्ट्री रेगुलरली। आपको याद होगा हमने लेबर्स के केस में डिस्कस किया था कि जो लेबर्स लेबर चौक में बैठते हैं उनको नहीं मालूम कि वो किस दिन कौन सी जगह काम करने जाने वाले हैं, लेकिन उनसे कंपेयर्ड ये जो ऑफिस और फैक्ट्री के वर्कर्स होते हैं इनका एक स्पेसिफिक ऑफिस है और इनको रोज वहीं पे जाना है काम करने के लिए। इनका वर्क क्लियरली आइडेंटिफाइड होता है, इनको एग्जैक्टली मालूम है कि इनको क्या करना है। जैसे कि जो सुधा है जो मार्केटिंग मैनेजर है उनको एग्जैक्टली मालूम है कि उनको बिस्किट की सेल्स इस सिटी में बढ़ानी है, ये उनका काम। इनको एक रेगुलर सैलरी मिलती है और अनलाइक कैजुअल वर्कर्स अगर फैक्ट्री में काम कम हो ऑफिस में काम कम हो तो इनसे ये नहीं कह दिया जाएगा कि हम आपको निकाल रहे हैं, इनकी जॉब फिर भी परमानेंट ही रहेगी। तो इन्हीं सब के साथ हम आते हैं एंड ऑफ द स्टोरी में, जहाँ पे जब बच्चे अपनी आंट से मिले तो उनकी कार में बैठे और वापस घर आने लगे। पूरा दिन बहुत ही एग्जॉस्टिंग था पर अपने कजन के साथ घूमने में ऑब्वियसली उस बच्चे को मजा भी बहुत आया। इट वॉज अ फन डे और इतना घूमने की वजह से उस चाइल्ड को ये भी आइडिया लग गया कि एक सिटी में लोग अलग अलग तरह के कौन से काम करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क दैट पीपल डू इन सिटीज। बहुत ही डिफरेंट तरह के काम करते हैं लेकिन एक कॉमन बात यह है कि ये सारे काम जो हैं वो लोगों को एक दूसरे से बांधे रखते हैं। दैट इज व्हाट टाइज पीपल टुगेदर। आपको जो भी चीजें प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की जरूरत है वो कोई ना कोई आपके आसपास प्रोवाइड कर रहा होगा जिससे हमारी लाइफ आसान बनती है। और इसी के साथ हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारी टीम को बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं और अच्छा करने के लिए, आपके पास और अच्छे इंटरेस्टिंग लेक्चर्स लेके आने के लिए। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। बाय बाय।